गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बसंत कुमार आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। मैं मानपुर स्थित सोनूलाल लोंडवाल गर्ल्स +2 स्कूल में +2 टीचर हूँ पॉलिटिकल साइंस का। आपके सामने मैं 12th क्लास का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है जन आंदोलनों का उदय। और ये अभी 2 महीने बचे हुए हैं 12th क्लास के एग्जाम फाइनल में, बोर्ड में। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैट्रिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी दोनों का एग्जाम है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देख के समझ के और इसमें जल्दी अच्छा से नंबर उठा सकते हैं। और इसमें मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हूं और सब्जेक्टिव में भी ये आता है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों में इसमें मदद मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम ये चैप्टर जन आंदोलन का उदय। तो जन आंदोलन क्या होता है बच्चों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ तो आप जो अपनी आवाज सरकार के सामने रखेंगे तो वही एक आंदोलन का रूप ले लेता है। लेकिन इसमें एक आंदोलन में ये एक खास बात ये होती है कि आंदोलन में कोई अकेला नहीं होता है, अकेला व्यक्ति का नहीं होता है आंदोलन। आंदोलन में व्यक्तियों का हुजूम साथ होता है। जैसे आप लोग आंदोलन जैसे ही आता है आंदोलन शब्द, तो सिर्फ भारत के लोग तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, गांधी जी। बस आंदोलन का मतलब ही था कि गांधी जी इतना ज्यादा आंदोलन किए, इतना ज्यादा कि आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सब सक्सेस होते हैं। हाल फिलहाल आप जानते होंगे, 1 दशक पहले की बात है, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था लोकपाल लाने के लिए। और वो इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ था कि उनके साथ में जो रहते थे, उनके जो साथ देने वाले थे अरविंद केजरीवाल जी, वहीं से वो चमके और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री वो बार बार बनते जा रहे हैं। अन्ना हजारे जो है उनके लीडर थे। तो यही है जन आंदोलन। बहुत सारे आंदोलन असफल भी हुए। आप लोगों को पता होगा कि रूस की क्रांति में लाखों लोग मारे गए और वो रोटी दो का नारा करते करते जुलूस आंदोलन सब निकला। और बहुत सारे आंदोलन इस तरह से ही असफल हो गए, लाखों लोग को मौत के घाट उतार दिया गया। तो कुछ आंदोलन सफल होते हैं, कुछ आंदोलन असफल होते हैं। तो आज हम जो क्लास 12 का ये चैप्टर है, इसमें कुछ सफल आंदोलनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों, सबसे पहले चलते हैं चिपकू आंदोलन। तो चिपकू आंदोलन आप लोग सुने भी होंगे कि चिपकू आंदोलन क्या होता था कि पेड़ से महिलाएं चिपक जाती थी और पेड़ कटाव को बचाने के लिए पेड़ से चिपक कर ये कहती थी कि नहीं, पेड़ काटने ही नहीं देंगे। तो आप लोग सोचते होंगे कि पेड़ को आखिर बचाता क्यों है लोग। तो आप लोग जानते होंगे कि पूरी धरती का जो फेफड़ा है, एक खास जगह ऐसा है पूरी दुनिया में कि पूरी धरती का उसको फेफड़ा कहा जाता है। और वो क्या है आप लोग जानते होंगे, ब्राजील का जो अमेजन बेसिन है बच्चों, ब्राजील का अमेजन बेसिन को ही धरती का फेफड़ा कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमेजन में संसार का सबसे घना वन है और अमेजन नदी जो अपने साथ इकोसिस्टम बनाए हुए है, उतना विशाल इकोसिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और फेफड़ा इसलिए कि आपको पता होगा कि आप जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है वो पेड़ और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत से बहुत ज्यादा निकालता है। यानी कि आपके जीवन का जो आधार है वो पेड़ है। सोचिए कि सारा का सारा पेड़ दुनिया से खत्म हो जाए तो आपके साथ क्या होगा। मैं एक काल्पनिक चित्र बनाता हूं, आप चित्र देखिए, इमेजिन करिए कि संसार का सारा पेड़ कट गया, ऑक्सीजन बनेगा कैसे। तो जो वैज्ञानिक बना चुके हैं ऑक्सीजन, तो बस उसी के सहारे चलेगा। आप स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पीठ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। सोचिए कि कभी रास्ते में खत्म हो गया तो क्या हाल होगा आपका। तो कुछ ऐसा ही हाल हो जाएगा अगर पूरे दुनिया से सारा पेड़ कट जाए। इसीलिए बहुत सारे पर्यावरणविद और पेड़ पौधे से जो प्यार करते हैं वो सब क्या किए, पेड़ बचाओ आंदोलन, पेड़ कटने से बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। उसमें सबसे पहले आता है चिपकू आंदोलन। तो चिपकू आंदोलन आपको पता होगा कि ये 1973 ईस्वी के आसपास चिपकू आंदोलन आया था। लेकिन बहुत लोगों को पता है कि 1973 में ही चिपकू आंदोलन आया। लेकिन हुआ क्या कि 1973 से 244 साल पहले भी 1730 ईस्वी में राजस्थान के खेजरली गांव में एक अमृता देवी नाम की एक महिला थी। उन्होंने पहली बार पेड़ से चिपक कर इन पेड़ काटने का विरोध किया था। लेकिन वो आंदोलन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से असफल रहा और उनमें कहा जाता है कि वो बहुत सारी महिलाओं को लेके, बहुत सारे अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर 363 लोग जो थे उसके साथ, सब के सब मारे गए, सब अपनी जान गंवा दिए। यानी कि वो आंदोलन सफल नहीं हो सका।
लेकिन एक प्रयास बहुत पहले हो चुका था। ठीक उसके 250 साल बाद चिपको आंदोलन फिर से शुरू हुआ और यह भी एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। और यह कहां से शुरू हुआ बच्चों? यह हुआ उत्तराखंड जिले से। और ये देखिए उत्तराखंड की स्थिति, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके 12 एग्जाम और जो भी बच्चा आर्ट्स लिया है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा राज्य किस स्थिति में है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि उत्तराखंड कहां है, भारत के किस हिस्से में है। तो ये है बच्चों, जम्मू कश्मीर से जस्ट साउथ में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के साउथ में उत्तराखंड है। और उत्तराखंड हाल फिलहाल बना है, 2000 ईस्वी की बात है। उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से कट के, तो यही है उत्तराखंड बच्चों। तो उत्तराखंड में ही सबसे पहली बार जो है हुआ था। ये क्या हुआ कि भारत का उत्तराखंड में किसानों ने पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन शुरू कर दिए। और शुरू कहां से हुआ बच्चों? उत्तराखंड के चमोली जिले से सन 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ ये। और पूरे सिर्फ एक दशक में ही पूरे यूपी सब में, पूरे उत्तराखंड में फैल गया। और इसका खास बात एक ये था, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस चिपको आंदोलन में भी बहुत सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं थी, बहुत सारी महिलाओं ने भागीदारी दिखाई अपनी। और इसमें जो 1970 में ईस्वी में, हालांकि इसका शुरुआत 1970 में ही ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हो चुका था। और यहां मैं आपको दिखाता हूं, सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है चिपको आंदोलन से। ये एग्जाम में कई बार इनके बारे में पूछ चुका है, इसलिए मैं यहां पे इनके फोटो से संबंधित आपको मैं दिखा रहा हूं पिक्चर के माध्यम से। यह है सुंदरलाल बहुगुणा और इनका डेथ जो है अभी हाल फिलहाल हुआ 21 मई 2021 को। 9 जनवरी 1927 को इन्होंने जन्म लिया और 21 मई 2021 को इनका डेथ हुआ। और यह है चंडी प्रसाद भट्ट बच्चों। और ये जो है चिपको आंदोलन की गौरा देवी। गौरा देवी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है चिपको आंदोलन में। एक घटना इससे जुड़ी हुई है चिपको आंदोलन से ही। एक बार की बात है, गांव में ये अकेले ये 27 महिलाओं के साथ थी और सारे के सारे महिलाओं के जो हस्बैंड थे वो सब बाहर चले गए थे जॉब करने। तो डेली निकलते थे जॉब करने, शाम में आते थे वापस। गांव में सिर्फ महिलाएं बच जाती थी। तो इनके साथ 27 महिलाएं बची हुई थी गांव में। और उन्हीं में से किसी की एक बेटी जो है वन में घूम रही थी जंगल में। जब देखी कि वन काटने वाला आया, पेड़ काटने के लिए लोग आया है, तो वो लड़की चिल्लाई और जोर से भागी और इसके पास आई, गौरा देवी के पास। और गौरा देवी की जो है 27 महिलाओं को लेकर वन चली गई और बोली। जब वन गई तो देखी कि वो सब मजदूर जो है खाना बना रहे थे। खाना बना के खा के उसके बाद पेड़ काटने के लिए तैयार होते, क्योंकि चूंकि वन था, पेड़ काटने के लिए उनको डेरा डालना पड़ता। तो ये वहां पहुंच के 27 महिलाओं के साथ पहुंच के उनको बोली कि देखिए भाई, ये जंगल जो है ये हमसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसी से मेरा जीवन चलता है, ये जंगल मेरा मायका है, इसको मत उजाड़ो प्लीज। तो अभी आप खाना खा लीजिए और मेरे जब हम लोग के जब मर्द लोग आ जाएंगे तो हम लोग शाम में मिलकर आपस में बात करेंगे। तो हुआ क्या, वह जो वन काटने के लिए जो ठेकेदार था वो बोला कि नहीं 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 नहीं, पेड़ तो काटने का ऑर्डर ऊपर से आया, हम पेड़ काट के रहेंगे। तब इन्होंने क्या किया, गौरा देवी का साहस देखिए, कितना ज्यादा साहस का काम की। ये बोली कि हम काटने नहीं देंगे, आप चाहे जो भी कुछ भी कर ले। और इस तरह से वो पेड़ से चिपक गई। और ये जो है इसमें ये गौरा देवी है, यही गौरा देवी बच्चों। तो हुआ क्या, बोली क्या कि अब हम पेड़ को ऐसे चिपक गई और बोली कि नहीं काटने देंगे। ठेकेदार क्या किया, उसने बंदूक तान दिया कि अगर तुम नहीं हटी तो आज तुमको हम गोली मार देंगे। इसके बाद भी ये जरा सा भी नहीं डरी और बोली कि आज जो होगा देखा जाएगा, आज हमको मारना है तो मार दो, लेकिन हम वन पेड़ काटने नहीं देंगे, एक भी पेड़ काटने नहीं देंगे। और इनके साहस से अन्य 27 महिलाओं को इतना साहस आया कि वो सब भी पेड़ से चिपक गई। बोली नहीं नहीं नहीं, अब तो एक भी पेड़ नहीं कटेगा, चाहे तुम लोग गोली मारो, काटो, कुछ भी करो, लेकिन हम एक भी पेड़ नहीं काटने देंगे। और अदम्य साहस का परिचय देते हुए गौरा देवी अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दी। चिपको आंदोलन का जब भी नाम आएगा तो इनका नाम आएगा। तो ये सब जो है बहुत ही प्रमुख किरदार है जो कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अब चलते बच्चों, आखिर क्या था चिपको आंदोलन, क्यों हुआ? तो सबसे पहले इस आंदोलन का नारा जान लीजिए, मिट्टी पानी और बयार,
जिंदा रहने के आधार, इस आंदोलन का नारा बन गया। मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। बयार का मतलब ये आबो हवा जो है हमारी, यही तो हमारे जीवन का आधार है, और वही इसका नारा हुआ। तो हुआ क्या, इस आंदोलन का शुरुआत जो बच्चों उत्तराखंड के 2-3 गांव से हुआ था। इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी ये है कि ये लोग जो है लोकल लोग, गांव के लोग अपना खेती से संबंधित औजार बनाने के लिए, होता है ना, कुदाल काटने उठने के लिए, चौकी चलाने के लिए, हल वल, जो हल है, कुदाल है, हसुली है, कचिया टाइप का जो फसल काटने वाला होता है, वो सब क्या होता है, लकड़ी से बनता है। तो वो सब खास एक लकड़ी से बना रहा था वो लोग, और उस पेड़ का नाम था अंगू पेड़। तो ये लोग वन विभाग से रिक्वेस्ट किए कि हम मुझे अंगू पेड़ काटने की अनुमति दी जाए, जिससे हम अपना खेती से संबंधित औजार बनाएंगे और खेती करेंगे आराम से। तो वन विभाग ने अंगू पेड़ काटने से इन लोगों को अंगू पेड़ काटने से इनकार कर दिया, बोले कोई नहीं काटेगा अंगू पेड़। और वही वन विभाग ने अचानक से एक दूसरा फैसला जारी कर दिया, और वो ये फैसला था कि उसी समय एक व्यवसायिक कंपनी आया जो कि खेल से संबंधित औजार बनाता था, जैसे बैट, हॉकी, उसके बाद बहुत सारा खेल का सामग्री, कैरम बोर्ड, मतलब खेल के सामग्री में जो जो लकड़ी यूज होता है उसके लिए व्यवसायिक कंपनी आया और बोला कि हमको जो है अंगू पेड़ काटने का, इस वन से पेड़ काटने की अनुमति दे दी जाए। और वहीं पर क्या हुआ, वन विभाग ने उस व्यवसायिक कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि आप पेड़ काट सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, तो गुस्सा तो जायज है बच्चों। ये गुस्सा किसको आया? वहां के जो स्थानीय लोग थे उसको बहुत जबरदस्त गुस्सा आया, और वही आंदोलन फूट पड़ा। और वो आंदोलन का अब चलते चलते आंदोलन जो है बहुत बड़ा रूप ले लिया। और आंदोलन का मांग क्या था बच्चों? आंदोलन का मांग था कि हमारे क्षेत्र के जंगल की कटाई का कोई भी जो है ठेका बाहर का लोग को क्यों मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद यहां का जो जल है, जंगल है, जमीन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो सब हमारा है, क्योंकि वहां के लोकल लोग का ही तो उसका अधिकार है उसको। उसके बाद सरकार जो है लघु उद्योग के लिए कम कीमत में सामग्री उपलब्ध कराए। उसके बाद मांग थी कि यहाँ का जो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना, इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? वही आसपास का जो पर्यावरण होता है, पेड़ पौधे, वन, जंगल, नदी, तालाब, झरना, पशु पक्षी, सब मिलकर एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। वो कह रहे थे कि यहाँ के इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना ही इसका विकास करिए। जब हमको नहीं दिए पेड़ काटने, तो बाहर वाले को क्यों पेड़ काटने दे रहे हैं? तो ये सब उनका मांग था। और आंदोलन ने भूमिहीन कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दिलवाया सरकार का। और उसके बाद लोगों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दिलवाने के लिए कहा गया कि सभी सबों को न्यूनतम मजदूरी का गारंटी दीजिए। अब न्यूनतम मजदूरी क्या होता है बच्चों? न्यूनतम मजदूरी ये होता है कि जहां पर उससे कम मजदूरी किसी को ना मिले। जैसे अभी आप देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 1800 ग्रेड पे था ग्रुप डी, उसका एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स किया गया है 20,000, यानी कि जो भी सरकारी जॉब करेगा 20,000 से कम किसी को मिलेगा ही मिलेगा नहीं, चाहे आप कोई भी जॉब दे दीजिए। 20,000 न्यूनतम एक पैमाना है कि उससे नीचे किसी को नहीं मिलेगा, यही है न्यूनतम मजदूरी का गारंटी। तो उस समय भी ये मांग की, ये सब उनकी मांग थे। अब ये चिपको आंदोलन देखिए आप, चिपको आंदोलन देखिए सब ये जो गौरा देवी की, उसके बाद सब लोग चिपक चिपक के पेड़ को बचाने लगे सब लोग, और पेड़ बच गया। और ये जो है ये आंदोलन सफल हुआ। अब इसमें चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी ली। ये आपको पता है कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। और इसमें एक और बात हुआ कि व्यवसायिक कंपनी सब जब आया तो वहां के गांव के लोगों को शराब का लत लगा दिया था, जैसे कि आराम से हमको पेड़ काटने मिल जाए। लेकिन ये लोग जो है उस आंदोलन में पुरुषों की शराबखोरी के लत के खिलाफ भी आवाज उठाया। उसके बाद चिपक कर जो है वो उसका एक अनोखा तरीका था कि पेड़ से चिपक जाएंगे और पेड़ काटने नहीं देंगे। और इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? इसका बहुत बड़ा परिणाम आया। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि एक कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक ने कहा, उनका कथन है कि वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में भारत में आया था वो इसी चिपको आंदोलन का परिणाम है। अगर ये नहीं होता तो वो भी नहीं होता। और सबसे बड़ी उपलब्धि इसका यह है कि अभी जो पर्यावरण मंत्रालय है, जो मंत्रालय पूरे के पूरे वन विभाग को देख रहा है, वन का संरक्षण कर रहा है, उस पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन के कारण हुआ, यानी कि इससे पहले नहीं था।
सोचिए चिपको आंदोलन कितना बड़ा इसका परिणाम निकला है। मतलब सक्सेस हुआ, 100% सक्सेस हुआ, और पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ और वन संरक्षण अधिनियम आया, और यही चिपको आंदोलन के कारण आया। उसके बाद 1980 में जो जीत हासिल किया गया उत्तर प्रदेश ने, में इस आंदोलन ने 1980 में जीत हासिल किया। उसके बाद जीत में 1980 में आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी जी वहां की भारत की प्रधानमंत्री थी। उनका ऑर्डर आया कि हिमालय के जो वन है उसको 15 साल तक कोई छुएगा तक नहीं, कोई नहीं काटेगा, एक भी पेड़ नहीं काटेगा। और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी का ऑर्डर क्या था? इंदिरा गांधी का ऑर्डर पत्थर का लकीर था उस समय। आपको पता है कि भारत के इतिहास में अभी तक में जो सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है प्रधानमंत्री के तौर पे, वो इंदिरा गांधी के जैसा अभी तक किसी का नहीं पाया। मतलब इनसे पंगा लेना मौत से पंगा लेना था। तो इनका ऑर्डर आया कि हिमालयी वन पे 15 साल तक कोई नहीं वन काटेगा, एक पेड़ भी नहीं काटेगा। उसके बाद फिर आया, उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक हर जगह फैलता चला गया और यह आंदोलन सक्सेस रहा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके सामने बताया चिपको आंदोलन क्या था। अब मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं। 12th क्लास में आपका आर्ट्स पेपर है। आप लोग सोचते हैं कि नंबर कैसे आए, और आर्ट्स में नंबर भी कम आता है। क्यों? क्योंकि उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते नहीं है। मैं ठीक इसीलिए मैं आपके सामने ऐसा नोट्स बना के एक तरह से लाया हूं कि लिखने का तरीका अगर ऐसा होगा तो उसमें आपको फुल नंबर देना ही पड़ेगा। एक बार फिर से मैं दिखाता हूं, देखिए। सबसे पहले मैंने दिखाया कि चिपको आंदोलन से पहले एक इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या है, क्यों है पेड़ जरूरी। उसके बाद चिपको आंदोलन की शुरुआत करिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने दिखाया चिपको आंदोलन के बारे में क्या क्या एक डिस्क्राइब करना है छोटे लाइन में, 4-5 लाइन में। उसके बाद मुख्य मांग क्या था इसका, एकदम पॉइंट दे दिया गया। इस तरह से अगर आपके कॉपी में पॉइंट्स दिखेगा तो आपका नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि कॉपी स्पीक्स कहा जाता है। कॉपी स्पीक्स, कॉपी बोलता है, वहां आप नहीं होते हैं। कॉपी ये बोलता है कि हमको नंबर दीजिए आप। तो इस तरह से आपका कॉपी दिखेगा तो नंबर तो ऑब्वियस है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस तरह से आप कॉपी को सजाएंगे तो जो दूर से दिखाई दे कि पॉइंट दिया गया है, और इस तरह से उसके बाद मुख्य मांग, उसके बाद विशेषताएं, उसके बाद लास्ट में परिणाम। इस तरह से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगला कहानी है दलित पैंथर्स, दलित यूथ पैंथर्स। हुआ क्या? महाराष्ट्र में यह शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में सन 1972 ईस्वी में दलितों पर 2 अत्याचार हुआ, 2 घटना, जबरदस्त तरीके से घटना हुआ। हुआ क्या, उस समय में महाराष्ट्र में दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, और ये जो 2 घटना हुई, ये 2 घटना और ज्यादा आग बबूला कर दिया सबको। हुआ क्या तो सुनिए। उससे पहले देखिए दलित यूथ पैंथर का एक लोगो देखिए। दलित यूथ पैंथर, यूथ का मतलब होता है यंग, युवा, और पैंथर का मतलब चीता। अब देखिए हुआ क्या। पहली घटना है महाराष्ट्र के पुणे जिले के बाबरा गांव का। उसमें क्या हुआ, बाबरा गांव में जितने सारे हरिजन वर्ग के लोग थे, यानी कि दलित वर्ग, उसको पूरे गांव से बहिष्कार करने के लिए एक मुहिम छिड़ गया कि सारे हरिजन को गांव से बाहर निकालो। सोचिए, भारत जैसे देश में 1950 में संविधान लागू हो गया, उसके बाद अभी 72 ईस्वी में ऐसा कह रहा है कि सारे हरिजन को बाहर निकालिए। और कहने वाला कौन? तो वो कहने वाला जो था वो था शहाजी राव पाटिल। अब ये किस पावर के साथ बोल रहा था? ये पावर ये था इसका कि शहाजी राव पाटिल का जो भाई था वो शंकर राव पाटिल राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री पता होता है आपको, केंद्रीय होते हैं वो, केंद्रीय मंत्री ही राज्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो थे शंकर राव पाटिल, उसी के बलबूते पर उसका भाई शहाजी राव जो है वो बोला कि सारे गांव के हरिजन बाहर निकलो। तो लोग सब में बहुत ज्यादा आंदोलन फूट पड़ा, और सब लोग है नारा लगाने लगा कि शंकर राव पाटिल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शंकर राव पाटिल इस्तीफा दो, क्योंकि तुम्हारा भाई यहां पे ऐसा ऐसा बोल रहा है। अब अचानक से हुआ क्या, इसी बीच महाराष्ट्र के परभनी जिला का ब्राह्मण गांव था। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बच्चों कि ब्राह्मण गांव यानी कि ब्राह्मण लोगों का गांव, और हरिजन का बस्ती अलग होता था। तो हुआ क्या, उस गांव में 2 महिलाओं को, जो हरिजन वर्ग की महिलाएं थी, उस 2 महिलाओं को बहुत ज्यादा प्यास लग गया, और वहां पानी का स्रोत खत्म हो गया होगा या नहीं रहा होगा। तो उस कारण से वो 2 महिलाएं ब्राह्मण गांव की ओर चल पड़ी,
और वहां के कुएं में पानी भरी, और जैसे ही पीने वाली थी, पानी का घूंट भी नहीं पिया था बच्चों, कि वहां के लोगों ने देख लिया और हो हल्ला किया, सब लोग जमा हुए और उस 2 महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादती हुआ। कहने में भी मतलब कि जुबान मेरा आज्ञा नहीं देता है कहने का, कि सोचिए भारत में जब 50 में संविधान लागू हो गया और 22 साल बाद 72 ईस्वी में ऐसा हो रहा है कि 2 महिलाओं को सिर्फ पानी पीने के लिए सजा दिया गया, कि दोनों को निर्वस्त्र कर दिया गया, नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया। और गांव में सिर्फ नंगा करके घुमाया ही नहीं गया, बल्कि उसमें बबूल तक के कांटे फेंक दिए गए। बबूल का कांटा इतना बड़ा बड़ा होता है, उसके कांटे उसके शरीर पर फेंके। सोचिए, ऐसा लग रहा था जैसे आतंकवादी है। सोचिए कि, और ये महाराष्ट्र अभी विकसित है, विकसित राज्य में आता है, भारत का विकसित राज्य में। सोचिए कैसा कैसा जातिगत भेद कितना ज्यादा हुआ था वहां पे। तो इस कारण से उस महिला पर जो इतना अत्याचार हुआ, उससे जो है युवाओं में खून खौल गया, और हरिजन युवा में ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी खून खौल गया। और वो सब 3 दोस्त मिलकर 3 जुझारू मित्रों का संघर्ष यहां पे दिखाया गया। यही 3 दोस्त मिलकर ये आंदोलन चलाए, और वो आंदोलन क्या था बच्चों? दलित पैंथर्स की स्थापना हुआ। और ये उसमें कौन थे? ये नामदेव ढसाल, जेवी पवार और ये राजा ढाले, ये दोनों मिलकर स्थापना की, और ये भी बाद में आए। और 21 मई सन 1972 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में इसका स्थापना हुआ, दलित पैंथर्स का। ये तीनों दोस्त जो है मिलकर ऐसा काम किए और बहुत ज्यादा सफल बनाए इसको। और कहा जाता है कि दलित पैंथर 1980 के दशक में सबसे उत्थान पे था, यानी कि बहुत ही सक्सेस हो रहा था वो। और उसमें क्या हुआ, इसका मांग फिर देखिए, पॉइंट वाइज में दिखा रहा हूं। मांग क्या था, आप लोग समझ गए होंगे। मांग था कि आरक्षण का नीति का अच्छा से क्यों नहीं क्रियान्वयन किया जाता है। पूरे भारत में आरक्षण दे दिया गया है यहां पे, और उसको क्रियान्वयन करिए, हर तरह अच्छे तरीके से लागू करिए। यहां पे भेदभाव क्यों हो रहा है? उसके बाद जातिगत आधारित समानता और भौतिक संसाधन का जो मामला में अपने साथ हो रहा अत्याचार था, उसके खिलाफ लड़े। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध किए कि दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है आखिर। उसके बाद दलितों में शिक्षा का अभाव भी था। दलित लोग को कहा जाता था कि नहीं, तुम लोग वही काम करो जो करते आए हो, पढ़ने लिखने का इजाजत तो है नहीं। लेकिन भारत आजाद हो गया है तो पढ़ने दीजिए भाई। तो इन लोगों ने कहा कि शिक्षा का प्रसार करिए। ये सब मांग थी दलित पैंथर्स की। उसके बाद दलितों के साथ हो रहे सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोकना था इसका मांग। उसके बाद इसकी गतिविधियां देखिए कैसे क्या क्या हुआ। इस आंदोलन में पढ़े लिखे दलित युवकों का एक मंच मिला। पढ़े लिखे सब आए और अपने दिमाग से क्या क्या ऐसा करेंगे कि आंदोलन सफल होगा। तो उन्होंने क्या किया, अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखे, लेखक अपना कृति लिखा, कवि से अपना कवि सम्मेलन में उसके खिलाफ गाया और समाज को जागरूक किया। उसके बाद जो है जन कार्रवाई का भी रास्ता अपनाया लास्ट में, कि लास्ट में हम लोग कुछ नहीं होगा तो जन कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आंदोलन का परिणाम देखिए। परिणाम बहुत ही सकारात्मक हुआ और 1989 ईस्वी में व्यापक कानून बनाया गया सरकार के द्वारा। और इस कानून के अंदर दलित पर अगर अत्याचार होता था उसके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान हो गया। और आपातकाल आपको पता है इंदिरा गांधी ने लगवाया था, आपातकाल 1975 में। उसके बाद के दौर में संगठन में कई चुनावी समझौते हुए और राजनीति जैसे ही घुसा इस संगठन में। तो राजनीति जो है सबको बर्बाद कर देता है, आप जानते हैं। अगर गंदी राजनीति हो जाए तो बर्बाद हो गया और उसका पतन हो गया इस संगठन का। लेकिन फिर से वहां पे उदय हुआ बामसेफ। बामसेफ एग्जाम में कई बार पूछता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म क्या है? बामसेफ है बैकवर्ड एंड मिनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन, बामसेफ। उसी का निर्माण हुआ जो इसी का काम करना आगे अग्रसर कर रहा था। मतलब ये जो बंद हो गया इसको ये चालू फिर से कर दिया, बामसेफ। तो इस तरह से आपके सामने दलित पैंथर्स आंदोलन मैं बताया। अब आगे चलते हैं बच्चों, भारतीय किसान यूनियन, बीकेयू भारतीय किसान यूनियन। ये क्या था बच्चों? ये देखिए इसका लोगो है, इसमें है जय जवान जय किसान। आपको पता होगा कि जय जवान जय किसान किसका नारा है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वही जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ये लोगो है भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू का। अब इसमें क्या हुआ, 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीकेयू के सदस्य किसानों ने धरना दिया था। और लीडर कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में इन लोगों ने धरना दिया था। और यह आंदोलन किसका था बच्चों? यह आंदोलन था
जो अपेक्षाकृत धनी किसान थे उनका आंदोलन नहीं था, कुछ ऐसे किसान जो शोषित हो रहे थे। हुआ क्या, कहानी यह है कि गन्ना और गेहूं का सरकारी खरीद पर मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए ये लोग मांग कर रहे थे। हुआ क्या कि गन्ना और गेहूं जो उपजाए किसान सब, तो उसमें बोले क्या कि सरकार का ऐसा ऑर्डर आया कि गन्ना और गेहूं आप बाहर जाके नहीं बेच सकते हैं, इसी राज्य के अंदर में बेचिए। तो ठीक है, ये लोग बोले ठीक है भाई हम बेचेंगे। अचानक से सरकार ने क्या कर दिया कि गन्ना और गेहूं को बहुत कम मूल्य पे खरीदने लगे। अब लीजिए, अगर कम मूल्य कर दीजिएगा तो हमको मजबूरी बस बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर जाने के लिए भी आप मना कर दिए। मान लीजिए कि आप गन्ना उपजाए या गेहूं उपजाए, अब गेहूं को बाहर जाने से मना कर दिया गया कि बाहर जाके नहीं बेच सकते हैं, और उसी गेहूं को आप कहिएगा कि हमको 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो में हम चाहेंगे। तो अगर किसान कहेगा कि हम नहीं बेचेंगे तो मत बेचो भाई, हम नहीं लेंगे, अब बाहर भी जाने नहीं देंगे, तो गेहूं तो सड़ जाएगा रखे रखे, तो बेचना तो मजबूरी में पड़ेगा ही पड़ेगा। सोचिए सरकार का कैसा रवैया था। आपको याद होगा बच्चों, मैट्रिक में एक पढ़ना है, ये इसी से रिलेटेड याद आता है, अभी जस्ट हमको याद आया। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ ऐसे ही लगाया गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा। मक्का को जो है बाहर जाके आप नहीं बेच सकते थे, और वहां का जमींदार वर्ग जो है ब्रिटेन की सरकार पर दबाव बनाया कि यहीं पे रहने दीजिए मक्का व्यापारी सबको, मक्का का जो उपजाया है किसान सब, यहीं पे उसको खरीद लेंगे, कम दाम में खरीद लेंगे हम, और हम लोग बेचेंगे उसको अधिक दाम पे, और ये लोग बाहर जाके ना बेचे। सोचिए, वही कॉर्न लॉ का याद आ गया था अभी। तो अगर आप एग्जाम में उससे तुलना करके लिखेंगे तो आपको पता है कि तुलनात्मक अध्ययन जो है वो तो बड़े बड़े एग्जामों का विशेषता है। ऐसा यूपीएससी के क्लास में बताया जाता है कि तुलनात्मक लिखना क्वेश्चन का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि तुलनात्मक लिखिए। कहां हम ब्रिटेन के कॉर्न लॉ से यहां का तुलना कर दिए। तो आप लोग भी देखिए इसको कि हुआ क्या, यही बात हुआ। तो किसान जो है नाखुश हो गए, बोले क्या कि एक तो हमको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि कम दाम में खरीदेंगे, ये कौन सी बात हुई, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे ऐसे में, कुछ तो करना पड़ेगा। तब इन लोगों ने आवाज उठाया, और उस आवाज में बहुत सारे जो सब लोग जब जमा हो गए, तो जमा में और सारी जो समस्याएं थी सबका मांग उठाने लगे। मांग सब क्या था बच्चों, कि आप जो है हमको बाहर जो अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हैं उसको हटाइए, समुचित दर पर बिजली दीजिए, उसके बाद किसानों का कर्ज माफ करिए, पेंशन का प्रावधान करिए, पेंशन दीजिए किसानों को। उसके बाद अगर नहीं करिएगा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन में रैली करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और जेल भरो अभियान करेंगे। जेल भरो अभियान में इतना ज्यादा जेल में जाएंगे कि आप लोग परेशान हो जाएंगे कि जेल में बंद करते करते आपको लास्ट में मानना ही पड़ेगा। और इन सब तरीकों से ये जो है 80 के दशक का सबसे सफल आंदोलन सिद्ध हुआ ये भारतीय किसान यूनियन वाला। और अभी देखिए मैं मांग में सब यही बता चुका हूं उसी में कि बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी को विरोध हुआ, गन्ना और गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग करने लगे। उसके बाद किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान हुआ। और ये देखिए अभी जस्ट मैंने बताया, उसको पॉइंट के माध्यम से भी बताइए कि धरना, रैली, प्रदर्शन, जेल भरो अभियान किया। और इसका विशेषता क्या था बच्चों, इसका विशेषता था, हुआ क्या कि बीकेयू के किसानों ने पहली बार क्या किया, जातिगत भेदभाव मिटाकर बोला कि सारे किसान एक हो जाओ, कोई जाति हम लोग नहीं मानेंगे। तो उससे सारे जो दलित वर्ग के किसान होंगे, जो हरिजन वर्ग के, उसको बल मिला और सब लोग एक हुआ। इसीलिए ये आंदोलन बिल्कुल सफल हुआ। और अपनी संख्या के दम पर इतना ज्यादा संख्या हो गया कि ये जो है राजनीतिक दबार समूह की भांति सक्रिय हो गए। दबार समूह क्या होता है आपको बच्चा, ये मैट्रिक में भी पढ़ना है। दबार समूह क्या होता है, एक लाइन में समझिए, जब आपका कुछ निजी हित होता है, जब आपको परेशानी होने लगे, तो आप अपने हित के लिए इतना ज्यादा काम करिए कि सरकार पर दबाव डालिए। अपनी निजी हित के लिए अगर आप सरकार तक पर दबाव डाल देते हैं तो आप एक दबाव समूह का काम करते हैं। और वो अकेला नहीं होता है, वो एक ग्रुप के माध्यम से होता है। समूह मतलब सामूहिक रूप से गांव का एक समस्या है, अपने आप में सॉल्यूशन कर लिया तो निजी हित हो गया भाई। लेकिन वो निजी हित अगर सरकार के माध्यम से, आप सरकार पर दबाव डाल के गांव में अगर आप सक्सेस करवाते हैं, तो वो आपका जो समूह है वो दबाव समूह बन गया। तो यही लोग सरकार पर दबाव डाले और आंदोलन को सफल करवाए। उसके बाद इसके पीछे क्या था, इसके पीछे सफलता का एक बहुत बड़ी बात थी कि राजनीति, सदस्यों की राजनीति और मोलभाव की क्षमता बहुत जबरदस्त थी, इसलिए सफल हुए। और सारे किसान जो थे बहुत ज्यादातर नकदी फसल उगाते थे, मतलब पैसा
तुरंत आ जाता था इनको, इसीलिए ये आंदोलन भी सफल हुआ। नकदी फसल आप जानते हैं कि जो तंबाकू होता है इस टाइप का, जो तुरंत पैसा दे, तंबाकू, गन्ना, ये सब क्या है? नकदी फसल, कि तुरंत खेत में ही आपको पैसा मिल सकता है। तो ये सब है नकदी फसल। उसके बाद महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयतकारी संगठन किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण है। किसान संगठन का जो नाम सब था क्या क्या था? तो शेतकारी संगठन किसका? महाराष्ट्र का, और कर्नाटक का रैयतकारी संगठन। उसके बाद चलते हैं आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। आपको बता दिया कि ये 80 के दशक का सबसे सफल आंदोलन था। किसानों का किया गया आंदोलन बिल्कुल सफल हुआ। उसके बाद हर मांग जो हुआ उस संगठन का सब सफल हो गया, और उसके पीछे राजनीतिक मोलभाव की जो क्षमता थी वो जबरदस्त थी इन लोगों की। इस तरह से आपका भारतीय किसान यूनियन भी समाप्त होता है बच्चों। अब चलते हैं तारी विरोधी आंदोलन पे। तारी विरोधी आंदोलन क्या था? तो हुआ क्या, तारी विरोधी आंदोलन क्या था कि आंदोलन की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरगंटा गांव से हुआ, और ये शुरुआत हुआ 1990 के दशक, 1990 के शुरुआती दौर में ये तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर जिला था वहां पे प्रौढ़ साक्षरता अभियान चलाया गया। प्रौढ़ साक्षरता क्या होता है बच्चों? जब बड़े बड़े उम्र के लोग को बाद में ये अफसोस होता है कि हम लोग भी पढ़ लेते, कुछ लिख नहीं पाते, अनपढ़ गवार रह गए, कम से कम साइन करने आ जाए, कुछ पढ़ने आ जाए, तो उन लोगों के लिए सरकार जो है बहुत दिनों से प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला रही है। बड़े बड़े लोग उसमें, बूढ़े बुजुर्ग जो अनपढ़ गवार रह गए, निरक्षर रह गए, वो साक्षर होने के लिए, कुछ पढ़ लिख ले, उनके लिए एक स्कूल चलाया जाता है प्रौढ़ शिक्षा के लिए। तो प्रौढ़ शिक्षा चलाया गया था 1990 के दशक में। तो हुआ क्या, आंध्र प्रदेश में ये लोग जब पढ़ने के लिए जाते थे तो इसमें महिलाएं सब जो है टीचर के सामने अपना घर का समस्या रख देते थे, और वो उस समय ये समस्या ये था कि तारी जो है बहुत ज्यादा लोग पीते थे। और आपको पता है बिहार के रहने वाले बच्चे को तो ये समझाना नहीं पड़ेगा कि तारी क्या होता है। तारी, तार पेड़ में एक घड़ा लटका कर उसमें जो तारी को चुवाया जाता है और उसमें एक नशा सा हो जाता है। उसमें जब सूरज की किरणें लगती है तो 2-3 दिन में उसमें नशा आ जाता है, और वही तारी को पी के लोग जो है नशा का शिकार हो जाते हैं, लत लग जाता है शराब का। तो वही हुआ था यहां पर कि 1990 के शुरुआती दौर में महिलाएं जो है अपने पति का शिकायत करने लगी कि देखिए सर, हम पढ़ेंगे क्या, हमको तो परेशान रहते हैं अपने पति से, तारी पी के कहीं से कहीं रहते हैं, वो कंपनी में जा नहीं पाते हैं, उसको कंपनी से निकाल दिया गया है। अब आप ही सोचिए, जो नशा में रहेगा वो रेगुलर जा भी नहीं पाएगा, और क्या कर्ज हो गया है बहुत ज्यादा। तो क्या क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, ये सब नुकसान जो है बताते थे। क्या क्या? शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं। उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हो गया है, शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज बढ़ गया है। उसके बाद पुरुष अपने काम से में गैर हाजिर रहने लगे, इसके कारण घर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, घर में तनाव हो गया, मारपीट हो गया। तारी पी के आते थे, अगर उसकी पत्नी कुछ कुछ कहती होगी तो मारपीट, तो आप जानते हैं कि शराब में तो मारपीट आम बात है। तो ये सब जब प्रॉब्लम होगा तो लोग पढ़ेंगे कैसे? तो ये सब समस्या कहते कहते आप लोग जानते हैं कि टीचर के सामने ये सब रखा गया, और टीचर जो है उन लोगों को उकसाते गए कि आप लोग हुजूम जमा करिए और आंदोलन शुरू करिए। और इस तरह से तारी विरोधी आंदोलन के लिए महिलाएं एकजुट होने लगी, और कहा जाता है कि धीरे 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 एक गांव से दूसरा, दो गांव से 3 गांव होते 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 तारी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया, और ये 5000 गांव तक फैल गया। और 5000 गांव की जब महिलाएं एकजुट हुई तो उस आंदोलन को कोई दबाना तो सबके किसी के बस की बात नहीं थी, और 5000 गांव की महिलाएं ऐसा किया। और हुआ क्या, सरकार जो है तारी पर पाबंदी लगा ही नहीं पा रहा था। क्यों? आपको जस्ट बिहार का एक उदाहरण लेते हैं। अभी हाल फिलहाल यहां पे बिहार में शराबबंदी हुआ है, लेकिन पूरा सभी लोग जानते हैं कि शराबबंदी से सरकार को कितना नुकसान हुआ है। शराब से बहुत ज्यादा टैक्स सरकार को मिलता है, और वहीं पे तारी से भी राजस्व बहुत ज्यादा मिलता था सरकार को, इसलिए तारी पर पाबंदी नहीं लगा रहा था। और सरकार अपना पल्ला छुड़ाने के लिए व्यावसायिक कंपनी को नीलाम कर रहा था कि तारी तुम लोग ले लो। तो तारी का नीलामी भी लोग रद्द करवा दिया आंदोलन ने। 17 बार तारी का जो है नीलामी रद्द हो गया। उसके बाद लास्ट में जो है सरकार को मानना ही पड़ा और तारी पर रोक लगाना ही पड़ा, और उसका नारा था क्या बच्चों? तारी की बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, तारी की बिक्री बंद करो। ये नारा आगे करते करते 5000 गांव की महिलाएं एकजुट हुई और आंदोलन को सफल बनाई। और इसका मांग क्या था? तारी की बिक्री बंद करने की मांग थी, घरेलू हिंसा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। आपको पता है कि जब आंदोलन जब
इतना ज्यादा हुजूम जब जमा हो जाता है तो महिलाओं में यह भी बल आ गया कि सिर्फ ताई विरोधी नहीं, अपना घर का जितना सारा प्रॉब्लम है सब इस आंदोलन में हम लोग मांग रखेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा। तो घरेलू हिंसा को रखा गया, लैंगिक भेदभाव भी उस आंदोलन में रखा गया, बात दहेज प्रथा का विरोध भी करने लगी वो लोग। उसके बाद परिवार के अंदर और बाहर होने वाली यौन हिंसा के बारे में भी वो लोग विरोध करने लगी, सरकार के सामने रखी, और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानून की मांग करने लगी। इस तरह से आंदोलन में बहुत सारी मांगे थी। और अब आंदोलन का परिणाम चलते बच्चों। आंदोलन का परिणाम यह हुआ, कई राज्यों में शराबबंदी लागू हो गई, शराब को बंद करना पड़ा, और घरेलू हिंसा और महिला अत्याचार के विरुद्ध कठोर नियम बना। और सोचिए ये कितना बड़ा पॉइंट आपके सामने कहना जा रहा हूं कि महिलाओं की मांग पर ही भारत में 73वां और 74वां संविधान के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया गया। आपको पता है कि स्थानीय निकाय में यानी कि पंचायती राज सिस्टम में भारत सरकार ने महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया है वो उसमें कहीं ना कहीं इस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए यहां पे दिखाया गया है कि स्थानीय निकाय में हमको आरक्षण दीजिए, तब हम सरकार में हम कुछ भूमिका निभाएंगे। और भारत ने 33% आरक्षण दिया, और भारत ने तो 33% आरक्षण दिया, कुछ राज्य जो है उसको वहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है। जैसे कि बिहार में इस स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, मुखिया सरपंच में। तो ये देखिए कितना बड़ा इसमें आंदोलन अहम भूमिका निभाया। उसके बाद तो इस तरह से था ताई विरोधी आंदोलन। अब चलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? तो हुआ क्या, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर एक सरदार सरोवर परियोजना बनाना था, और उस परियोजना में नर्मदा नदी और उसके सहायक नदी पर बहुत सारे बांध बनाए जाने थे। पहले एक बार देख लेते हैं कि नर्मदा नदी कहां से कहां निकलती है और कहां से कौन कौन राज्य उससे प्रभावित होता है। तो देखते हैं बच्चों, ये रहा नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलते हुए सबसे पहले मध्य प्रदेश जाती है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और ये लास्ट में इसमें गिर जाती है बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, सॉरी बंगाल की खाड़ी तो उधर है, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल तरफ है। इस तरह जो है यहां पर लास्ट में गिर जाती है। तो ये है, तो क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित करती है। तो यहां पर ऐसा सिस्टम था इस सरदार सरोवर परियोजना में कि नर्मदा नदी पर 30 बड़ा बांध बनाना था। 30 बड़ा बांध, 135 मझोला बांध और 300 छोटे छोटे बांध बनाए जाने थे। ये सब बांध बनाने के कारण वहां जो नुकसान होने वाला था वो 245 गांव उसके प्रभाव में आने वाले थे, चपेट में आने वाले थे। 245 गांव के 2.5 लाख लोग, 245 गांव के 2.5 लाख लोग जो है बेघर होने वाले थे। तो ये लोग क्या किए, ये लोग विरोध करने लगे कि पुनर्वास हम लोग को किया जाए। अगर आपका बांध बनेगा तो 245 गांव जो उजड़ेगा तो उन सब गांव के लोगों को आप जमीन और आवास मुहैया कराइएगा, तब तो आपको बांध बनाए देंगे। तो इन लोगों का मांग था कि हमको पुनर्वास कराइए। उसके बाद पुनर्वास कराइए, और यही आंदोलन आगे चल पड़ा। और इससे क्या क्या हो रहा था, संस्कृति तथा पर्यावरण पर भी खतरा पड़ रहा था। उसके बाद हजारों लोग बेघर हो रहे थे। तो ये सब मांग था उसका। मांग क्या था बच्चों? इसमें मांग है कि परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को समुचित पुनर्वास दिया जाए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी इसमें हो, उसके बाद जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन पर उनका प्रभावी नियंत्रण हो, और बांधों के निर्माण में आई भारी लागत का सामाजिक नुकसान के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाए। और ये सब मांग था। और आपको पता होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन चल पड़ा ये इस नाम से, और उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई मेधा पाटकर और बाबा आमटे, और आमिर खान का भी नाम इसमें बाद में जुड़ता है। आमिर खान भी इसमें साथ दिए थे। तो मेधा पाटकर के इसमें सबसे अहम भूमिका है। मेधा पाटकर के बारे में भी पूछता है। तो मेधा पाटकर का जन्म 1 दिसंबर 1954 में मुंबई में हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्स्थापना नीति की घोषणा कर दी, यानी कि यह आंदोलन भी बिल्कुल ही सफल रहा। अब आगे चलते हैं बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम।
सूचना का अधिकार क्या है? तो आपको बता दूं कि सूचना का अधिकार जो भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, तो ये अगर इसका देखा जाए कि सबसे पहले सूचना का अधिकार कहां आया था, तो सूचना का अधिकार का जनक कहा जाता है स्वीडन को। स्वीडन में 1766 ईस्वी में ही सूचना का अधिकार लागू हो गया था, सोचिए। और आपको बता दें कि स्वीडन कौन सा देश है, आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अमेरिका, ब्रिटेन, इटली सबसे ज्यादा विकसित देशों का नाम लेंगे, तो ये स्वीडन जो है इन सबसे भी ज्यादा विकसित है। अगर सबसे ज्यादा विकसित 5 कंट्री का नाम लिया जाए तो उसमें आप लोग जानते होंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री जो होता है, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये 5 कंट्री पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हर सूचकांक में नंबर 1 पे रहते हैं लोग। और अमेरिका और चाइना तो बहुत पीछे है उसके मामले में, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन का एमिशन चाइना और अमेरिका करता है, कार्बन उत्सर्जन। लेकिन ये जो 5 देश है, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये कार्बन एमिशन 0% करता है। सोचिए क्या सिस्टम है वहां पे। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। स्वीडन जो है इसका जनक है सूचना का अधिकार का, 1766 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जो है आज नीदरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सबको प्राप्त हो गया। और भारत में जो ये अधिकार का मांग है, ये 1952 से शुरुआत होता है, जब भारत में पहला प्रेस आयोग बना था। इस आंदोलन का शुरुआत हुआ क्या, 1990 में एक घटना घटा, उसी से शुरुआत हुआ। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? MKSS। MKSS का फुल फॉर्म होता है मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसी के नेतृत्व में हुआ। और हुआ कहां? आंदोलन का शुरुआत हुआ राजस्थान के दौसा जिले के भीम तहसील में से यह आंदोलन शुरू हुआ। और इसका क्या क्या कारण था, क्या क्या मांग था, अभी हम लोग सुनेंगे। तो क्या हुआ, सरकार राजस्थान में काम कर रहे MKSS ने सरकार के सामने मांग रखा कि अकाल पड़ गया था वहां पे, उसमें जो राहत कार्य हो रहा था, उसमें मजदूरों को जो मिलने वाला वेतन था उसका रिकॉर्ड का खुलासा किया जाए, और इसमें वेतन और भुगतान के बिल का भी उपलब्ध कराने का मांग हुआ। तो हुआ क्या, आप पहले जान लीजिए कि क्या हुआ। उस समय में जो बांध बनाए, छोटे छोटे बांध बनाए जा रहे थे, सड़क निर्माण हो रहा था, पुल निर्माण हो रहा था, और अकाल राहत में जो बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे, उनको जो सैलरी दिया जाता था, डेली का जो वेतन दिया जाता था, उसमें लगा कि बहुत ज्यादा घपला हो गया है, और उस घपला का इन लोगों को भनक लग गया। तो ये लोग आवाज उठाए कि आप लोग बताइए तो सही कि हमको कितना मिलता है, कितना मजदूर को कितना देना चाहिए, कितना, सब कुछ खुलासा करिए, और ये घपला जो हो रहा है उसका जांच हम लोग करना चाहते हैं, जांच टीम बैठाइए, जांच करिए। तो मतलब कि एक छोटे से गांव, राजस्थान के एक छोटे से भीम तहसील में कुछ मजदूर जो है परेशान हो गए, और एक छोटे से गांव में जो मजदूर को आप परेशान किए, पैसा नहीं दिए, अच्छे से घपला किए, छोटे से गांव से देखिए कितना बड़ा क्रांति आ गया कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार आ गया उस छोटे से गांव से। ऐसा आंदोलन चला। तो हुआ क्या, देखते हैं आगे कि आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। सूचना का अधिकार आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ गया। सबसे पहले तो राजस्थान में ही हो रहा था, वहां पे बोला गया कि अब पंचायत के दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी, सबको मिल गया, सब जो है ले सकता है। उसके बाद पंचायत के जो बजट होगा, लेखा खर्च नीति और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा किया जाएगा कि इसका कौन कौन लाभार्थी है, किसको कितना रुपया मिला, कितना रुपया मिलेगा, मजदूरी, सब कुछ वहां सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उसके बाद 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन कर दिया था। उसके बाद इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य यह था कि ये जो सूचना का अधिकार राजस्थान में हम लोग ले रहे हैं, ये क्यों नहीं पूरे भारत में फैलना चाहिए, पूरे भारत के लोग जो है सूचना का अधिकार ले सके, और इसी समिति का काम यही था। उसके बाद 2002 में यह समिति जो है काम करना शुरू किया और सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक लाया, और हालांकि एक बहुत कमजोर अधिनियम था इसलिए इसे फेल हो गया, लेकिन सन 2004 ईस्वी में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया, और जून 2005 में इस पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति अपना मोहर लगा दिए, और मोहर लगते ही लास्टली 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में सूचना का अधिकार लागू हो गया इस तरह से। और सूचना का अधिकार जब लागू हो गया, आपको पता है बच्चों कि सूचना का अधिकार कितना ज्यादा प्रभावी है हमारे भारतीय लोकतंत्र में,
सूचना का अधिकार से आप सरकारी संगठन के किसी भी भाग में आप पूछ सकते हैं कि आप मेरा जो है कुछ कोई भी घपला हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, कोई भी काम हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एग्जाम दे दिए बीपीएससी का, बीपीएससी में आप बहुत अच्छा लिखे थे, आपको नंबर नहीं मिला, तो आप सूचना के अधिकार में आप पीआईएल दर्ज करिएगा तो उसको 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा और आपका कॉपी दिखाना पड़ेगा। सोचिए कितना बड़ा ये अधिकार मिल गया हम लोग को, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार से एक एक आदमी अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा भारतीय लोकतंत्र में, कि सरकारी प्राधिकरण से भी आप मांग कर सकते हैं कि हमको दिखाइए कि आप कर क्या रहे हैं, इतना दिन से क्यों नहीं हो रहा है काम। तो ये है सूचना का अधिकार और ये बहुत ही सफल रहा। 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया पूरे देश में। अब चलते हैं नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, ये लास्ट है बच्चों, ये जानिए कि क्या है। तो हुआ क्या कि नेशनल फिश वर्कर्स, फिश का मतलब है मछली, और उसी का एक फोरम बनाया गया था, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और भारत के मछुआरे गरीब होते हैं। तो हुआ क्या, सरकार द्वारा बॉटम ट्रॉलिंग दे दिया गया। देखिए ऐसा वर्ड है बॉटम ट्रॉलिंग, क्या होता है इसका मतलब? बॉटम ट्रॉलिंग एक ऐसा आदेश है जिसके माध्यम से व्यवसायिक जहाजों को भी गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत, यही है एक आदेश है बॉटम ट्रॉलिंग। नाम कितना जटिल है, लगता है कि कुछ एग्जाम में अगर आ गया तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो लगेगा कि आप लोग कहेंगे कि सर ये तो सिलेबस से बाहर पूछ दिया था, बॉटम ट्रॉलिंग पूछ दिया, जबकि आपके बुक में है बच्चों। बॉटम ट्रॉलिंग क्या है कि व्यवसायिक यानी कि प्राइवेट जहाज सब भी है जो उसको गहरे समुद्र में जाकर मछली मार सकते हैं। अगर ये जो बॉटम ट्रॉलिंग जो मिल गया, सरकारी इजाजत जो मिल गया, इसके कारण मछुआरे जो थे, ग्रामीण मछुआरे सब जो थे, उसके आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि अब हम लोग क्या कमाएंगे। सारा का सारा अपना जहाज जो है समुद्र में उतार दिया और मछली पकड़ने लगा। इसके अलावा 1980 के दशक के मध्य में आर्थिक उदारीकरण की नीति भी आई थी और तब मछुआरों के स्थानीय संगठनों ने बाध्य होकर एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण किया और यही है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। इसका क्या है ये? तो हुआ क्या, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम जो भारत के ट्रेड यूनियन अधिनियम के अंदर पंजीकृत है, ये रजिस्टर्ड है, भारत के राज्य स्तरीय छोटे और पारंपरिक मछली श्रमिकों के यूनियन का एकमात्र राष्ट्रीय संघ है ये नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। और इसने भारत में मछली पकड़ने के लिए मत्स्य संसाधन, जैव विविधता, प्राकृतिक पर्यावरण के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए लड़ते हैं शुरू से। और केरल के मछुआरों ने अपने हमपेशा साथी और दूसरे राज्य की हमपेशा महिलाओं को भी अपने साथ शामिल करने का इसमें शामिल करने की जिम्मेदारी संभाल ली थी इस नेशनल एनएफएफ में। और इस आंदोलन का कारण क्या बना? हुआ क्या कि संगठन के बनने के लिए के बाद केरल के मछुआरों ने अपने हमपेशा साथियों और दूसरे राज्यों के हमपेशा महिलाओं को भी अपने साथ जिम्मेदारी संभाल लिया था। 1997 में एनएफएफ ने केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी थी और इसमें उन्हें सफलता मिल गई और यह लड़ाई केंद्र सरकार की एक खास नीति के खिलाफ थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने जो दे दिया था नीति, वो गहरे व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत, उसके खिलाफ, उसके कारण भी एनएफएफ बना कि अब हम लोग का क्या होगा, इसलिए एनएफएफ का निर्माण हुआ। बॉटम ट्रॉलिंग अभी मैंने बताया। और ये इसका काम क्या था? इसका काम था कि सबका रक्षा किया, सबके हितों की रक्षा की जाए और मछली मारने से जुड़े हुए जो लोग थे उनके जो इस क्षेत्र से महज लाभ के लिए निवेश करते हैं उस पर जो है वो काम करे, तो सबको लाभ हो, इस पर ये एनएफएफ काम किया आपने। और 2002 के जुलाई में एनएफएफ द्वारा विदेशी कंपनियों को मछली मारने का लाइसेंस जारी करने के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया और इसमें ये बहुत ही सफल रहा। अब चलते हैं बच्चों, ये मेरा क्लास खत्म होता है यहाँ पे। क्लास 12 में ये जन आंदोलन का उदय जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया और हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हैं और उसमें आंसर भी दिया गया है। और उसके बाद में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। देखिए जैसे 2-3 हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि नियोजित विकास के मॉडल को स्वतंत्रता पश्चात भारत ने क्यों अपनाया? तो आंसर सी है इसका, आर्थिक समृद्धि और समतापूर्ण बंटवारा के कारण। उसके बाद सन 1988 में मेरठ शहर में 20,000 किसानों द्वारा अनुशासित आंदोलन से मांगे सरकार द्वारा मान ली गई थी, जिसका नेतृत्व किस दल ने किया? तो ये भारतीय किसान यूनियन। उसका सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और मैं अभी तो कुछ कम ऑब्जेक्टिव दिया हूं, 30 ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा
और ये वीडियो के माध्यम से तो आप समझ ही गए होंगे, उसके बाद कुछ पीडीएफ के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप देख के आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बस यही शुभकामना के साथ ये क्लास मैं खत्म करता हूं। थैंक यू।